करते हैं तो डिफेंस के क्षेत्र में अगर हम आते हैं, जहां देश ने एक नया आयाम रचा हुआ है। हम अगर जमीनी स्तर पे आते हैं तो वहां पर भी, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, चाहे हम तमाम उन सेक्टर्स की बात करें जहां पर देश ने एक इतिहास कायम किया है, तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तमाम 2020 में भी, 2021, 2022, 2023 में आप देख रहे हैं। अब 2024 का ये अंतरिम बजट कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ये देखना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस साल का बजट 2024 कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, देखना है। अंतरिम बजट में किन सेक्टर्स को फायदा होगा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इन सेक्टर्स को सीधे तौर पर फायदा होने वाला है इस अंतरिम बजट में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, लग्जरी आइटम्स की बात करें, तमाम चीजों की बात करें। दूसरे कार्यकाल का यह अंतरिम बजट, क्योंकि चुनावी साल है और इसलिए अंतरिम बजट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि ये टैक्स की छूट की मांग की जा रही है, जैसे और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, राकेश और कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कपिल आपकी तरफ रुख करती हूं कि किस तरह से इस बार का बजट आम जनता के लिए फायदा होगा, क्योंकि आम जनता यही सोचता है कि उसे किसी से मतलब नहीं, उसको ये मतलब है कि जो बजट आया है वो उसको कैसा इफेक्ट कर रहा है। कपिल। बिल्कुल, देखिए अंतरिम बजट है और ऐसे में आम जनता को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें, टैक्स पेयर्स की बात करें या फिर पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की बात करें, सभी को बजट से खासी उम्मीद है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि बजट अंतरिम बजट है, यस, पर्यटन नगरी उदयपुर है, क्या उम्मीदें हैं आपको? उदयपुर पर्यटन नगरी है, यहाँ देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। हमें उम्मीद है केंद्र सरकार पर्यटन को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रोजेक्ट या विशेष फंड रिलीज करेगी, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए बात कही है। तो हमें उम्मीद है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए कि पर्यटन के लिए अधिकतम योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाएगी। आपको बजट से किस तरह की उम्मीद है? देखिए, ये अंतरिम बजट है। राजस्थान सरकार, इसमें कहें कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है, तो नई सरकार से निश्चित रूप से अपेक्षाएं जनता की बहुत होती है। परंतु मेरा ये मानना है कि पहला अंतरिम बजट है, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ जो कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग में जो सुविधाएं होती है या स्टार्टिंग में जो छूट होती है या जो रिलैक्सेशन आम जनता को मिलना चाहिए राजस्थान सरकार की ओर से, वो निश्चित रूप से वो मिले, तो हमारी यही भावना है। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उदयपुर जो शहर हमारा है, टूरिज्म की दृष्टि से भी एक जाना पहचाना नाम है, प्लस मार्बल इंडस्ट्री भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक अपना स्थान रखती है। इसी प्रकार से जो हम यूँ कहें कि उदयपुर शहर एक अपना विशेष स्थान राजस्थान में रखता है, तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर के लिए एक टूरिज्म पॉलिसी जो बने, जो टूरिज्म सर्किट बनाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर टूरिज्म सर्किट के लिए कुछ फंड हमारे यहाँ पर जो राजस्थान सरकार रखे, तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर का भला होगा। केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है, आप क्या सोचते हैं व्यापारी वर्ग को किस तरह की उम्मीद? व्यापारी वर्ग को बहुत उम्मीद है सरकार से। व्यापारी वर्ग के समर्थन से बीजेपी की सरकार बनी है, तो इनकम टैक्स में इतना कम छूट है, इसको मैं सोचता हूँ कम से कम 15 लाख रुपए तक इसकी छूट देनी चाहिए। उसके बाद में जो स्लैब है इनकम टैक्स का 40% तक, इसको 20% तक लाना चाहिए। इससे इनकम टैक्स में ज़्यादा इनकम होगी, आदमी कोई इनकम टैक्स बचाने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन है उनको विशेष सुविधा देनी चाहिए। पहले रेलवे में उनको 40% 45% छूट थी, वो वापस शुरू करनी चाहिए। तो उनको लगता है कि ये सरकार है, इसके बाद में हमारे साथ और अन्याय हुआ है। ऐसे इनको टूरिज्म के बारे में उदयपुर के अंदर मैं सोचता हूँ सरदार पटेल की जैसी मूर्ति उन्होंने लगाई बड़ौदा में, वैसी महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ उदयपुर में लगे, तो इससे मेवाड़ में पूरा टूरिज्म बढ़ेगा। आप बताइए कि निर्मला सीतारमण ने बजट का पिटारा दिखा दिया है, क्या होगा उसमें? उसमें आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, और मेरा मानना है कि पेट्रोल डीजल में थोड़ा सा अगर राहत मिले तो ऑल ओवर महंगाई में राहत मिलेगी जनता को, जिससे जनता को खुशी मिलेगी। बिल्कुल, देखिए तो आम जनता राहत की उम्मीद कर रही है, मुख्य रूप से महंगाई से राहत चाहती है, तो वहीं व्यवसायी चाहते हैं कि टैक्स
की जो लिमिट है उसको बढ़ाई जाए, व्यापारी वर्ग की भी अपनी मंशा है। तो पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोग चाहते हैं कि ऐसे टूरिस्ट सर्किट बने जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो स्थान है उनमें पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, अब कपिल भी हमारे साथ जयपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। कपिल, वहां पर जयपुर में आप लोगों के साथ हैं, उनके लिए इस बार का अंतरिम बजट कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, सीधा उन पर कैसा ये असर डालेगा? जो राजस्थान सरकार की जो कर निर्धारण समिति है उसकी बैठकें हुई और उन्होंने व्यापारी वर्ग और आम आदमी से जो बजट को लेकर के सुझाव मांगे गए थे। सबसे पहले चूंकि इस बार अंतरिम बजट है तो निश्चित तौर पर जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है कई विशेष सेक्टर्स पर फोकस कर सकती है। सबसे बड़ी डिमांड राजस्थान में सोलर ऊर्जा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम मंदिर निर्माण के बाद में 1 करोड़ से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट के लगाने की बात देश में कही है। तो अब इससे चूंकि राजस्थान में सोलर की बहुत ज्यादा डिमांड है और सोलर के क्षेत्र में हब भी है, और लेकिन यहाँ पर टैक्सेशन की जो दरें हैं उसमें रिलैक्सेशन की मांग सोलर इंडस्ट्रीज ने और इन्होंने की थी। अब इस अंतरिम बजट में केंद्र सरकार, चूंकि केंद्र सरकार का भी मिशन सोलर की तरफ है, तो इसमें बड़ी राहत की उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी तरफ चूंकि अब इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के साथ साथ 5 राज्यों का दौरा किया था और यहाँ की जनता से वादे भी किए थे। चूंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट हैं और यहाँ कृषि में किसानों को राहत दी जा सकती है, खासतौर पर जो किसान भविष्य निधि है उसका फंड बढ़ाया जा सकता है। जो MSP की दरें उनमें भी कुछ संशोधन की उम्मीद किसान लगा करके बैठे हैं। चूंकि फार्मिंग सेक्टर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है यहाँ जब किसानों के साथ उन्होंने मीटिंग की और सभाएं की तो उनमें किसानों को राहत देने की बात की। तो अब केंद्रीय वित्त मंत्री जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो किसानों के प्रति सोच है उस दिशा में किसानों के बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो कृषि संयंत्र हो या सुविधाएं हो, उनको वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे कम से कम दरों पर ये उपलब्ध हो, इस पर भी इस बजट में फोकस किया जाता है। युवा वर्ग बहुत बड़ा एक वर्ग है और एक नया वोटर भी है, तो इसको बजट से जोड़ने के लिए युवाओं को उद्योगों से जोड़ने के साथ साथ उनको रोजगार सृजन के किस तरीके से रास्ते तैयार किए जाएं, इस पर भी इस बजट में फोकस हो सकता है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव ठीक है। मैं राकेश आपके पास लौटूंगी, गेस्ट के पास भी लौटूंगी, लेकिन अनूप हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं। अनूप, कितनी देर में और इंतजार की घटा छटेगी जब अंतरिम बजट का वो लाल पोटली से निकलेगा और देश के लिए तमाम घोषणाएं की जाएंगी? अभी का स्टेटस क्या है अनूप? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर के बाद कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें औपचारिक तौर से जो बजट है उसको कैबिनेट के तरफ से पास कराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि देखिए मौजूदा मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है। ऐसे में अगर कल जो मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि ये जो बजट है वो आने वाले वक्त में दिशा निर्देश करने वाला बजट होगा, यानी कि जब सरकार अगली बार बनेगी तो उसका एक रूपरेखा, एक कह सकते हैं कि एक फुटप्रिंट जो है वो इस बजट में देखने को मिल सकता है। यानी कि खुल करके सरकार जो है अपने एजेंडे को इस बजट में पेश करने वाली है, चाहे वो किसानों को क्या देने वाली है, युवाओं के लिए इनके पिटारे पे क्या है, इसके अलावा सामाजिक कल्याण के क्या क्या कार्यक्रम आगे पेश करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कई मुद्दों को लेकर के कई तरह से ये जो बजट होगा वो सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये बताएगा कि किस तरीके से सरकार आगे आने वाले वक्त में अपने कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए थोड़ी ही देर के बाद 11 बजे जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी। चूंकि अंतरिम है तो इसमें किसी तरह का फैसले की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन घोषणाएं बहुत की जाएगी। एक पूरा एक फुटप्रिंट जो है वो सरकार की तरफ से बता दिया जाएगा कि आगे आने वाले वक्त में सरकार क्या क्या कार्यक्रम लाने वाली है। जी ठीक है, हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं और सीधे हम गेस्ट की तरफ रुख कर लेते हैं। अच्छा, और अनूप, अभी जिस तरह बोला जा रहा है लोक कल्याणकारी बजट 2019 का ये बताया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला अंतरिम बजट था। इस बार भी इसको ज्ञान बजट बोला जा रहा है। सीधे बोला जा रहा है कि 4 सेगमेंट पर फोकस हो रहा है, गरीब पर, किसान पर, महिलाओं पर और युवाओं पर।
इस बार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बजट लोक कल्याणकारी, और आप तो पहले ही बता रहे हैं किस तरह होने वाला है, क्या नया कुछ होने वाला है इस बार आरूप? देखिए, इसका इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार के पिटारे पे आगे आने वाले वक्त में क्या क्या नई योजनाओं की घोषणा इस बजट में की जाती है। लेकिन जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, ज्ञान, वाकई ये जो बजट होगा उस ज्ञान पर ही फोकस होगा, जिसमें गरीब हो, युवा हो, किसान हो, इस पर जो है वो ज्यादा फोकस किया जाएगा, महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। कुछ योजनाएं जो पहले से चली आ रही है उसके दायरे को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। देखिए, सभी की टकटकी लगी हुई है कि सरकार, क्योंकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते आ रहे हैं कि अगर आज के मौजूदा हालात की अगर बात करें तो हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में, चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, हाँ। तो इसको देखते हुए सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक सामंजस्य बनाने की बात लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही है। तो ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि सभी की नजरें टिकी हुई है कि आने वाले वक्त के लिए सरकार क्या क्या घोषणाएं कर सकती है। देखिए, इंटरिम बजट जरूर है, लेकिन सरकार अपनी पूरी रूपरेखा और अब अपना दिशा निर्देश एक तरह से कह सकते हैं निर्देशित करने वाला ये जो बजट होगा वो होगा कि युवाओं को क्या मिलता है। क्योंकि देखिए, लगातार विपक्ष के तरफ से जो है बेरोजगारी और गरीबी को लेकर के लगातार सरकार पर हमला बोला जाता है, लेकिन सरकार लगातार गरीबी को खत्म करने के लिए किसानों को लगातार उसको किस तरीके से फायदा हो उसको देने के लिए, इसके अलावा युवाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, इसको लेकर के लगातार सरकार एक्टिव रहती है। तो ऐसे में क्या क्या चीजें होंगी, निर्मला सीतारमण के पिटारे पे क्या क्या चीजें हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और सबकी नजरें भी वहीं टिकी हुई है। जी बिल्कुल, राकेश के पास मैं रुक कर लेती हूँ। राकेश, 2014, 2009 और 2019 में तमाम बड़ी घोषणाएं की गई थी। अब ये बोला जा रहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है और इसलिए और बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। क्या राजस्थान के लिए कोई बड़ी घोषणा आ सकती है? कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान का जब यहां दौरा किया था तो किसानों से और आम आदमी से वादे किए थे। खासतौर पर जो पेट्रोल डीजल की दरें हैं राजस्थान में, उनमें वैट सबसे ज्यादा है। तो अब उन वैट दरों की समीक्षा की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में वैट दरों के लिए राहत की खबर आ सकती है। दूसरी तरफ राजस्थान में ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की जगह अब जो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की घोषणा अभी की गई है। तो ये परियोजना किस तरीके से लागू की जाएगी, इसमें जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब अपना विजन इस बजट के जरिए रख सकती हैं। साथ ही इस परियोजना के अलावा राजस्थान के साथ साथ ऐसे प्रदेश जहां पर पानी का विकट संकट है और वहां पानी की समस्याओं को दूर करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इससे न सिर्फ जो है किसान और खेती जो है बढ़ेगी, बल्कि आम आदमी को पेयजल का जहां संकट है उसकी समस्या पर भी फोकस किया जा सकेगा। दूसरी तरफ टैक्सेशन को लेकर के आम आदमी को उम्मीद है कि जो नियमों का सरलीकरण हो। खासतौर पर कुछ नियम ऐसे हैं जिनको लेकर औद्योगिक और व्यापारिक वर्गों ने भी ऑब्जेक्शन किया है। तो उन टैक्सेशन के नियमों में सरलीकरण के संकेत भी इस बजट से मिले हैं, क्योंकि उद्योग एवं व्यापार वर्ग के लोगों ने जब केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुलाकात की थी तो उनकी बातें सुनी गई और उनको बजट में इसका आश्वासन भी दिया गया था। अब देखना है कि बजट में कितना उनको आश्वासन मिल पाता है। हालांकि बजट चुनावी जरूर है, लेकिन बड़ी घोषणाएं करने से बचा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में आगामी समय पर ऐसे वादे जो पूरे ना हो सके उनसे अभी केंद्र सरकार बचने की कोशिश करेगी। कि कांग्रेस या विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के हमला करता रहा है कि जो है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, इन पर कहीं जो है अंकुश जो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब केंद्र सरकार इस बजट के जरिए महिला सुरक्षा या महिलाओं को विशेष ऐसी योजनाओं के जरिए इस बजट से जोड़ सकती है। साथ ही महंगाई और जो बेरोजगारी के मामले पर भी इस बजट में राहत दे सकती है। ठीक है, मैं कपिल के पास आती हूँ। कपिल, वित्त मंत्री की तरफ से या दिया कुमारी की तरफ से कहा गया था कि इस बार का बजट बिल्कुल अनोखा होगा और ऐसा बजट कभी आया ही नहीं जिस तरह इस बार राजस्थान का बजट आएगा। हालांकि राजस्थान के लिए बजट तो स्पेशल बताया जाएगा, लेकिन अंतरिम बजट कितना महत्वपूर्ण होने वाला है?
बिल्कुल, देखिए अंतरिम बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सरकार लगातार कहती आई है कि जो बजट में कहा जाएगा उसे जरूर पूरा किया जाएगा, सिर्फ थोती घोषणाएं नहीं होगी। तो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि 10वां बजट है मोदी सरकार, 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, क्या लगता है कि सिर्फ घोषणाएं होगी या काम पूरा हो ऐसी घोषणाएं होगी? नहीं, देखिए कपिल जी, आप भी मीडिया से हैं और आपको ज़्यादा पता है कि केवल थोती घोषणाएं करना मोदी सरकार का काम नहीं है। निश्चित रूप से जो घोषणाएं आज दिन तक जो मोदी सरकार ने की है उनको धरातल पर लाया गया है और उसका जो लाभ आम जनता को मिला है। तो मेरा यह मानना है कि अंतरिम बजट जो आ रहा है इसमें जो भी घोषणाएं होगी मोदी सरकार की ओर से, निश्चित रूप से मेन बजट में वो होगी और वो धरातल पर उतर कर लागू की जाएगी। आपको लगता है कैसा होगा? बिल्कुल, सबसे एक उम्मीद पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज जो लग रही है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की दरें अभी काफ़ी बढ़ी हुई है, इस पर भी कोई विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मोदी जी द्वारा जो लोन दिए जा रहे हैं उसकी सीमाओं को बढ़ाया जाएगा। लोन दिए जा रहे हैं विभिन्न, जो मोदी जी पीएम जो योजना चल रही है उसमें लोन की फोकस होगा। बिल्कुल, चुनाव को ध्यान में रख के फोकस किया जाएगा, क्योंकि अभी अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव भी हो, उसको ध्यान में रखते योजना लाई जाएगी। अब लगता है कि घोषणाएं ऐसी होगी जो कि सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के हो या फिर पूरी होनी चाहिए? नहीं, मोदी सरकार मोदी जी ने हर भाषण में अपने बोला है कि हर गारंटी की गारंटी देता हूं मैं, तो उनकी वो अपनी गारंटी पर खरे उतरते हैं और जो रोड मैप बनाते हैं उस पर बिल्कुल काम करते हैं। इस बार भी क्या जो मोदी सरकार की जो गारंटियां है वो इस बजट में नजर आएगी? इस बार जो युवा हैं उनके लिए मोदी सरकार को अच्छा कुछ करना चाहिए। उनके लिए जैसे बहुत से बेरोजगार वगैरह हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए उनको। बजट में नजर आएगा ये सब कुछ? बजट में तो बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, देखिए तो ये उदयपुर के लोग हैं जिनका मानना है कि सिर्फ घोषणाएं नहीं होगी बल्कि ऐसी चीजों को शामिल किया जाएगा जिन्हें, और ये तमाम देखिए कि किस तरह भारत का दम दिखा है अर्थव्यवस्था का। चाहे वो IMF से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट की बात हो, सबने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, उनके जितने भी योजनाएं हैं, उसने देश को कितना आगे बढ़ाया। महिलाओं के अगर हम किसान सम्मान की बात करें, डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट की बात करें, लाडली योजना को पूरे देश में लॉन्च करने की बात की जा रही है, आयुष्मान भारत को जिस तरह लाया गया और जिस तरह से जीडीपी यानी कि बजट का जो दायरा है वो 5.1% से बढ़ा है, तो ये बता रहा है कि किस तरह से अब भारत का दम, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और मजबूती पे आगे पे बढ़ती जा रही है। और इसी तरह इसी के आधार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हम जुड़ जाएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद है सचिन जैन जी, भारत मेघवाल जी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सबसे रिएक्शन लिया और मैं आती भी हूं, लेकिन सबसे पहले मैं भरत जी के पास रुक कर लेती हूं। कैसा लगता है, विपक्ष में इस बार आप हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि भरत जी इस बार का अंतरिम बजट राजस्थान के लिए और देश के लिए कैसा होगा? क्या उम्मीदें हैं एज अ अपोजिशन आपको? धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। विपक्ष के तौर पर मुझे तो लगा था शायद यहाँ भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अभी इस तरह से जब बजट को मैं सुन रहा था, मुझे लगता है हमें हिस्टोरिकल डेटा पे भी जाना चाहिए। 2004 में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी थी तब जो जीडीपी थी वो $0.7 ट्रिलियन थी, और 2014 में जब हमने सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दी तब $2 ट्रिलियन थी हमारी जीडीपी। उसके बाद 2024 ये आ चुका है मात्र 1000, यानी कि आप देखिए $2 ट्रिलियन से आप $3 ट्रिलियन पे आए। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात कर ले तो हमने जब सरकार 2004 में ली तब हमारी जो पर कैपिटा इनकम $624 थी। 2014 में हमने $1536 के आसपास पर कैपिटा इनकम लेके आए, जो आज मात्र $2300 है। अभी बड़ी बड़ी बातें हम सुन रहे थे, जिस तरीके से महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में बात की, तो सबसे पहले मैं महिलाओं के बारे में बात कर लेता हूं। जीएसटी आने के बाद जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, चाहे वो आटा हो, तेल हो, चाय हो, चीनी हो, उसके ऊपर जीएसटी लगा दी गई। और एक महिला जब सुबह उठती है और रसोई गैस को चालू करती है तो 2014 में जो रसोई गैस ₹450 का आया करता था, आज वो ₹1200 का हो चुका है। और दिन भर आप ये देखिए पेट्रोल है, डीजल है, उसकी भी रेटें बढ़ चुकी है। एक इकोनॉमिक सर्वे आता है हर बजट से पहले। कल का जो एक इकोनॉमिक सर्वे आया था, उस इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई और ये स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा कि जब इराक ईरान में जब ये रशिया में झगड़ा हुआ तब हमने क्रूड ऑयल वहां से लिया और उस क्रूड ऑयल को हमने बहुत ही लोअर रेट पे लिया, और लोअर रेट पे लेने के बावजूद भी, यानी कि $75 प्रति बैरल लेने के बावजूद भी आज पेट्रोल
ज्यादा है। लेकिन वो भी दौर याद होना चाहिए जब एनपीए की सरकार थी, और ये भी देखना चाहिए, यूपीए की सरकार थी, ये भी देखना चाहिए कि तब देश रिसेशन में भी दौड़ रहा था, और 4 साल के कोरोना के बाद से कितना देश उन्नत भी किया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं राजेश जी आपकी तरफ फिर से आती हूँ। जीडीपी और वन सेकेंड मैं आती हूँ, मैं आपके पास आऊंगी, मैंने रिएक्शन लिया, मेरे पास समय नहीं है, मुझे सारे गेस्ट के पास जाना। राजेश जी, देश को मजबूत करने के लिए 5 वो सबसे मजबूत फैक्टर्स बताइए जिस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। राजेश जी, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या राजेश जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैं चाहती हूँ थोड़ा एलोबरेट कर दीजिए फटाफट। राइट, रेल, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, दूसरा जो मास एम्प्लॉयमेंट थ्रू नरेगा जैसी स्कीम के जरिए, तीसरा रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ताकि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कम कर सके। ठीक है, चौथा महिला सुरक्षा, महिला रोजगार, महिला सशक्तिकरण पे फोकस किया जाए। और पांचवा सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं कहना चाहता हूं कि देश का जो डिफेंस सेक्टर है उस पर शायद हमें और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कभी चाइना आंख दिखाता है, कभी पाकिस्तान आंख दिखाता है, मेरे ख्याल से उस पर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, आप भले आंख दिखाता हो लेकिन उसका रिएक्शन, अब भारत इस तरह हो गया है कि वो रिएक्ट भी कर देता है। वो कहता है कि कोई भी हमारे इंटीरियर बॉडी में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। भारत अब इतना इंडिपेंडेंट हो गया है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। अब दुश्मन देश है तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, मैं अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। ओके, मैं आती हूँ सर, मेरे पास नहीं है टाइम। अभिषेक जी, आप बताइए कि क्या न्यू टैक्स रिजीम आने से देश किस तरह बूस्टअप होगा? देखिए, एक थॉट प्रोसेस काफी समय से चल रहा है कि हमें तो जितना हमारा पैसा है वो हमें हमारे डिस्पोजल पे हो। अगर हम इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो युवाओं की एक बड़ी शिकायत थी कि हम उस पैसे का आनंद नहीं ले पाते हैं, वो पैसा हमारा आगे से आगे वो इन्वेस्ट होता जा रहा है। तो उस चीज को देखते हुए, और दूसरी बात कि टैक्स के अंदर एक जो अलग अलग प्रावधानों का मकर जाल था उसको खत्म करने के लिए, टैक्स रजीम को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो न्यू टैक्स रजीम लाई थी, और सरकार का टोटल फोकस इस न्यू टैक्स रजीम में ही है। और इस बार एक बड़े वर्ग की एक सरकार से, और जो नए युवा जो अच्छे पैकेजेस में जॉब कर रहे हैं उनकी एक शिकायत है कि हमारा बहुत हिस्सा अभी भी करों में जा रहा है। तो उस युवा वर्ग की एक डिमांड है कि जो 30% का स्लैब है उसको 20 लाख के ऊपर ही 30 लाख का टैक्स लगे। इससे उनको लगता है कि भाई हम पैकेज तो हमारा इतना ज्यादा है पर वो सारा का सारा टैक्स के रूप में निकलता जा रहा है। लेकिन क्या इससे स्लैब रेट बढ़ाने की हम बात करते हैं, क्या इससे सरकार के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा? अभिषेक जी, देखिए ऐसा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा युवाओं को मिलेगा या टैक्स के रूप में बचेगा वो कहीं ना कहीं खर्च ही होगा। और खर्च होगा तो सरकार की ग्रोथ रेट में वो सहयोग करेगा, उससे नए रोजगार बनेंगे, तो उसका तो फायदा सरकार अप्रत्यक्ष रूप से मिलना ही है। अभी भी इकोनॉमी में, अभिषेक जी, अभी भी टर्शरी सेक्टर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए क्या बजट में हो सकता है? देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है, कंट्रीब्यूट भी करता है। अभी एग्रीकल्चर में हिंदुस्तान में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इजराइल जैसा छोटा सा देश है, उसके पास बहुत कम उपजाऊ भूमि है, पर उसके ऊपर भी वो इतनी ज्यादा कृषि उपज कर लेता है। किसानों को अभी टेक्नोलॉजी और तेजी से मुहैया कराने की जरूरत है। इसका एक उदाहरण ये है, पिछले कुछ बजटों में एक घोषणा हुई थी सरकार की कि भाई ड्रोन के द्वारा कृषि को वो कृषि की उपज बढ़ाएंगे। अभिषेक जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कृषि प्रधान देश है और कृषियों पर यानी किसानों पर ज्यादा फोकस करने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।